दोस्तों शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आंशिक सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो वीडियो है वो महिला आयोग पर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैं आज आपको वो पढ़ाने वाला हूं जो कि जो मटेरियल यूट्यूब पे भी नहीं है। मतलब जो MPPSC है उसका जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, MP, GS ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसके वीडियो आपको बहुत कम, एक आध दो ही मिलेंगे, क्योंकि ये अभी MPPSC के सिलेबस में न्यू जुड़ा हुआ है, न्यू ऐड हुआ है। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे ये लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि मैंने ये देखा यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं हैं, तो इसके लिए फिर मैंने कहा और सोचा कि यार इस पर वीडियो ज़्यादा बनाए जाएं। तो इससे क्या होगा कि जो MPPSC के बच्चे हैं, जो दतिया में ही नहीं जहाँ भी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो वो ये आयोगों पर पहुँचे भी नहीं होंगे उनका सिलेबस, तो हमने इसलिए शुरुआत लास्ट से की है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया, राष्ट्रीय महिला आयोग पर है। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो है वो हमारे जो 10वीं इकाई है, मैंने आपसे कहा कि 10वीं इकाई मैंने आपको सिलेबस में भी बात कही थी कि 10वीं इकाई जो है उसको हम सबसे पहले कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि वो इसके क्वेश्चन या इसका जो सिलेबस है या इसके जो टॉपिक हैं वो आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं महिला आयोग से। ये देखिए रहा महिला आयोग। तो हर नई चीज़ की शुरुआत माँ दुर्गा से हो जाए, महिलाओं से हो जाए, तो वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये बहुत सारे आयोग हैं, मैं सारे पढ़ाऊंगा। अभी मत सोचना कि सर ने ऊपर वाले आयोग नहीं पढ़ाए, मैं सारे आयोग पढ़ाऊंगा। बस ये पहले मैं महिलाओं से शुरुआत कर रहा हूँ, महिला आयोग मैंने शुरू किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो महिला आयोग है। तो चलो हम शुरू करते हैं इसको। अच्छा, इसके पहले मैंने आपसे कहा कि मुझे एक क्वेश्चन और बताना था, वो है ये जो 3 बॉडी मैंने कल पूछी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये क्या होती हैं? तो इनको हम बोल सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए, एक होता है संवैधानिक निकाय और एक होता है सांविधिक निकाय। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे जगहों पर आयोग के बारे में लिखा होता है कि ये सांविधिक निकाय है, तो वो सोचते हैं कि गलत लिख गया होगा, ये सांविधिक नहीं है, ये संवैधानिक लिखा होगा यहाँ, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। सांविधिक अलग होता है, संवैधानिक अलग होता है। अब ये होता क्या है वो समझिए, ध्यान से देखिए। देखो, हमारे देश में हमारे यहाँ सरकारें क्या करती हैं कि कुछ आयोग या कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए वो कानून पास नहीं करती हैं, डायरेक्ट उन्होंने एक संस्था बना दी और वो काम कर रही है केंद्र सरकार के लिए या देश के लिए काम कर रही है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसी कौन सी संस्था है? तो ऐसी संस्था है जैसे नीति आयोग या योजना आयोग। तो जो नीति आयोग है या योजना आयोग था, और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे देश में एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह कार्य करती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सांविधिक निकाय क्या होता है। फिर सर, सांविधिक निकाय बेटा वो होता है जब आपने सुना होगा कईयों बार कि कई आयोग या कई संस्थान ऐसे बनते हैं, उनके लिए संसद में कानून पास किया जाता है। तो जो बॉडी कानून के तहत पास होती हैं, जिनका विधेयक संसद में आता है और संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में वो पारित हो जाता है, और पारित होकर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, तो वो एक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। और कानून के तहत जिस संस्था की स्थापना की जाती है उस संस्था को कहा जाता है सांविधिक निकाय। ठीक, तो अब बात करते हैं संवैधानिक निकाय क्या होगा। तो बेटा, संवैधानिक निकाय वो निकाय होता है जिसका उल्लेख संविधान में हो। अब आप कहेंगे कि सर संविधान में हर चीज़ का उल्लेख है क्या? तो बेटा, संविधान में जिन चीज़ों का उल्लेख नहीं है उनका उल्लेख हो सकता है। संविधान में भी संवैधानिक निकाय बेटा दो तरीके से बनता है। एक होता है वो जिसका उल्लेख पहले से ही संविधान में था, जैसे CAG है, संविधान में पहले ही इसका उल्लेख था। दूसरा होता है कैसे? दूसरा होता है बेटा वो जब उसमें संविधान में संशोधन करके जोड़ा जाता है। जैसे भी OBC मान लो, OBC आयोग है जिसको हम पढ़ाने वाले हैं आगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो पहले सांविधिक निकाय था। पहले तो कुछ भी नहीं था, जब उसका पहले का जब गठन हुआ 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में, तब वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था। फिर उसको आगे चलकर अभी जब 1993 में इसका अधिनियम पारित हुआ था, 1993 के अधिनियम द्वारा उसको सांविधिक का दर्जा मिला।
1993 के बाद सांविधिक का दर्जा मिला रहा और अभी 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको संवैधानिक का दर्जा दिया। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 340 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी आयोग को या किसी पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। तो उन्होंने उस चक्कर में जो ओबीसी या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया और आर्टिकल 338B जोड़ दिया। और उन्होंने वहाँ मतलब लिख दिया कि 338B में जो है वो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप ये ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने इसलिए बता दी क्योंकि बेटा ये मुझे बार बार नहीं बताना होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग, मैं जितने भी आयोग पढ़ाऊंगा उनमें लिखा होगा, कोई सांविधिक होगा, कोई संवैधानिक होगा या कोई फिर कार्यकारिणी निकाय होगा। ये तीन ही में से कुछ ना कुछ हो सकता है वो। ठीक, चलिए हमारा एक भी डाउट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने NCW पर। पहले तो आप फुल फॉर्म याद कर लो। NCW का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जो बच्चे ये PSC की मैं जो ये क्लासेस चला रहा हूँ इसका गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो जिन जिन बच्चों को गर्ल्स और बॉयज़ ग्रुप में जुड़ना है वो मुझे कमेंट कर दें, उनको मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दें तो मैं उनको गर्ल्स या बॉयज़ ग्रुप में अलग अलग जोड़ दूंगा। क्योंकि क्या है, जैसे मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग डाला तो इसके जो क्वेश्चन है मैं उसका अलग से वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। इनके क्वेश्चंस के लिए मैं गर्ल्स ग्रुप और बॉयज़ ग्रुप जो PSC का मेरा बना हुआ है उसी में मैं उनके क्वेश्चन डालूंगा और नोट्स वगैरह सभी मैं उसी में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि यह एक सांविधिक या सलाहकारी संस्था है। देखिए लिखा है यह एक सांविधिक या सलाहकारी संस्था है। सांविधिक मतलब एक कानूनी है और सलाहकारी मतलब इसको ये सलाह दे सकती है सरकार को। मैंने पॉइंट लिखे हैं जो सबसे अच्छे हैं और क्लियरली मैंने लिखा हुआ है। आपको इसकी नोट्स बहुत अच्छी मिलने वाली है। देखिए मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप इसको बढ़िया आराम से वीडियो पोस्ट करके आप पूरा लिख लें। और दूसरी बात यह है कि ये जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। तो आपको बना बनाया मिल रहा है, बस आपको एक काम ये करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लोगों तक इन वीडियो को पहुँचाना है, लाइक करना है। चलिए स्थापना देख लेते हैं हम। इसकी स्थापना हुई थी बेटा 31 जनवरी 1992 में। 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। अब मैंने आपसे कहा कोई निकाय अगर सांविधिक होता है तो पक्की बात है उसका अधिनियम भी पारित हुआ होगा। तो अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका अधिनियम हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। कईयों बार मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कईयों बार डायरेक्ट अधिनियम पूछ लिया था कि महिला आयोग का जो अधिनियम पारित हुआ था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ध्यान रखना, इसको नोट करते चलना एक एक चीज। अब हम उद्देश्य की बात करते हैं कि जो ये महिला आयोग अपन ने बनाया इसका क्या उद्देश्य रहा होगा। तो बेटा इसका उद्देश्य था महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना। मतलब जो महिलाएं हैं, देश की महिलाएं हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, मतलब उनके अधिकारों का हनन ना हो। हम लोग जानते हैं हमारे देश में, इंडिया में महिलाओं की स्थिति शुरुआत से दयनीय रही है। अभी तो हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा सुधर गई है, महिलाओं को बहुत सारा आरक्षण मिलने लगा है। तो ये जब आयोग बना था तब की बात है। तो ये देखो कब बना था, 1992 में जब ये आयोग बना, 1990 में इसका अधिनियम पारित हुआ। तो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उसके पहले भी नहीं थी, पहले भी उसके पहले खराबी थी। तो फिर धीरे धीरे उसके सुधार के लिए अपन ने ये आयोग बनाया। चलिए इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं। तो अच्छा मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि महिला आयोग की अध्यक्ष हमेशा महिला ही होगी और हर आयोग में वही होता है। जैसे अपन ओबीसी आयोग का अध्यक्ष पढ़ेंगे तो वो ओबीसी कैटेगरी का होगा, एससी आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो एससी कैटेगरी का होगा, एसटी आयोग का अध्यक्ष हमेशा एसटी कैटेगरी का होगा, अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय होता है या उसका जो अध्यक्ष होगा वो अल्पसंख्यक ही होगा, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति अध्यक्ष होगा वही तो उसकी पीड़ा समझ सकता है। अगर महिला आयोग का अध्यक्ष अगर मैं पुरुष को बना दूं तो वो क्या समझेगा महिलाओं की पीड़ा को या महिलाओं की समस्याओं को। तो यहाँ अध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष इसकी जो थी उनका नाम था जयंती पटनायक और वर्तमान जो अध्यक्ष उनका नाम है रेखा शर्मा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि ये आपसे पूछ ले कि क्वेश्चन आजकल घुमा के बहुत आने लगे हैं। आप क्वेश्चन पूछ लेगा रेखा शर्मा वर्तमान में महिला आयोग की कैवे नंबर की अध्यक्ष हैं, तो आप बता पाओ ये 9वें नंबर की अध्यक्ष यहाँ ही होने वाली हैं। ठीक, देखिए मैंने संगठन की पूरी संरचना बाकायदा पूरा चार्ट बना के समझाई है, तो आप भी ऐसे चार्ट बना लें, शानदार सा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो संगठन की संरचना है इसमें एक अध्यक्ष बेटा और 5 सदस्य होते हैं, मतलब कुल मिला के होते हैं 6 सदस्य इसके। अगर आपसे पूछता है कि महिला आयोग में कुल सदस्य कितने, तो अपन आंसर देंगे 6। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ कुल 7 क्यों लिखे? बेटा 7 इसलिए लिखा है कि उसमें एक सचिव और जोड़ दिया हमने। सचिव हर आयोग में मिलेगा आपको, 99% आयोग में हर आयोग में सचिव मिलेगा ही मिलेगा, और जो लगभग IAS रैंक का होता है। ठीक, तो इसको हम सदस्यों में गिनते नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गिन लिया जाता है। तो सचिव सहित कितने सदस्य हो जाएंगे? तो 7 सदस्य हो जाएंगे। देखिए ये एक अध्यक्ष है, 5 इसके सदस्य होते हैं,
अब इन्होंने भी यहाँ क्या चाल खेली देखिए ध्यान से, जब ये लोग जो आयोग वगैरह बना रहे हैं, तो अपन लोग तो बनाते नहीं है, देश की संसद में बनता है, तो हर प्रकार के लोग वहाँ होते हैं और हर प्रकार के लोग कहते हैं कि हमारे हित भी सद है। मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम जो महिला आयोग बना रहे हो, महिला आयोग जो बना रहे हो, उसका जो सदस्य होंगे उसमें एक SC कैटेगरी की भी होना चाहिए, एक ST कैटेगरी का भी होना चाहिए। अब ये क्यों बनाया बेटा, इसलिए बनाया कि कोई अगर महिला आयोग में जो सदस्य बनते हैं वो हो सकता है कि जनरल वाला अध्यक्ष बन जाए और वो जनरल की महिलाओं को ही देखे, SC ST की महिलाओं को भूल जाए, उनके हितों को भूल जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सदस्य होगा वो एक SC कैटेगरी का भी हो और एक ST कैटेगरी का हो, जिससे क्या होगा कि SC और ST वाली जो महिलाएं हैं उनका भी वो भी मुख्य पटल पर आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि 5 सदस्य होंगे, जिसमें से 2 सदस्य अनिवार्य कर दिए, एक SC का एक ST का, और जो 3 अन्य सदस्य हैं ये वो होंगे जो महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के उत्थान के लिए अलग अलग विषयों के ज्ञाता होंगे। कोई प्रशासन का हो, शिक्षा का हो, आर्थिक दृष्टि से हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कहने वाले थे कि संगठन की जो संरचना है, इसमें मैंने आपसे कहा कि एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, तो कुल मिला के 6 होते हैं, और ये सचिव सहित मिला के 7 होते हैं। जो सचिव होता है वो IS रैंक का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसका जो कार्यकाल है, ध्यान रखना, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का है या फिर 65 वर्ष। अब बहुत सारे, जैसे मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यार 3 वर्ष और 65 वर्ष कैसे हो सकता है, मतलब आदमी कार्यकाल में 3 साल भी रह सकता है और 65 साल रह सकता है। नहीं बेटा, इसका मतलब अलग है, इसको आप समझो ध्यान से। 3 वर्ष और 65 वर्ष का मतलब ये है, मैं आपको यहाँ क्लियरली समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति मान लो 60 साल का है, ठीक, अब वो 60 साल का है और इसका वो अध्यक्ष सदस्य बन जाता है, तो वो 3 साल और रह सकता है, तो टोटल मिला के वो 63 साल की उम्र तक रह सकता है, मतलब 63 साल उसके हो जाएंगे उम्र के। अब मान के चलो कोई व्यक्ति है जो 64वीं साल में इसका अध्यक्ष बनता है, ठीक। अब 64वीं, उसकी उम्र 64 साल हो गई, 64 साल की उम्र में वो अध्यक्ष बना, तो अब वो क्या अध्यक्ष 3 साल रह पाएगा? नहीं बेटा, 3 साल नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा नहीं लेंगे हम। मतलब अगर कोई अध्यक्ष सदस्य 65 साल का हो गया, उसके बाद वो उस पद पर नहीं रह सकता, चाहे भले वो 2 महीने रह पाए, चाहे वो 1 साल रह पाए। तो बेटा ये जो अध्यक्ष 64 साल का बना था वो 1 साल रह पाएगा और 1 साल बाद वो हट जाएगा, क्योंकि उसके 65 साल पूरे हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये था कि 3 वर्ष, या तो उसकी 3 वर्ष पूरी हो जाए या फिर वो उसकी आयु खुद की 65 साल हो जाए, तो वो अध्यक्ष सदस्य के पद से हट जाएगा। ठीक। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई है, यहाँ आपसे वो पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो मैंने वो भी लिख दिया, 8 मार्च को मनाते हैं। प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब इसको भूलना नहीं, ध्यान रखना एक एक पॉइंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, भारत सरकार के जितने भी आयोग हैं, जितने इसमें सिलेबस में लिखे हैं, मैंने पूरे पढ़ लिए हैं, पूरी की नोट्स बन गई है। एक भी आयोग का मुख्यालय आपको दिल्ली से बाहर नहीं मिलेगा। तो आप आंख बंद करके आप कहिए तो ये मान के चलो ट्रिक बन गई है ना, मास्टर स्ट्रोक। क्या बन गया कि भाई अगर कोई मुख्यालय पूछता है तो पक्का मान लेना उसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में होने वाला है। चलिए, अब मैंने आपसे कहा था कि जो 3 सदस्य होंगे वो ज्ञाता होंगे, तो किस किस के ज्ञाता होंगे वो मैं लिख दिया। उसने कहा आयोग के सदस्यों के पास उद्यमिता प्रबंधन मैनेजमेंट हो, महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान, महिलाएं जो स्वैच्छिक संस्थान खोलना चाहती हैं वो हो, प्रशासन के बारे में जानता हो महिलाओं के लिए, आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास कर सके महिलाओं का, स्वास्थ्य के बारे में कोई डॉक्टर हो तो वो भी बन सकती है, शिक्षा एवं समाज कल्याण का अनुभव होना चाहिए, और जिसको शिक्षा एवं समाज के कल्याण का अनुभव हो वो इसका अध्यक्ष सदस्य बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति की बात आ गई, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, जितने भी आयोग आप पढ़ेंगे उनमें नियुक्ति के 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग नियुक्ति करते हैं, या तो राष्ट्रपति करता है या फिर केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार करेगी तो केंद्र सरकार मनोनीत करेगी, और नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति फिर करेगा ही करेगा। तो दो ही लोग हैं। आपको 10-15 लोगों के नाम नहीं पढ़ने कि भैया यहाँ नियुक्ति कोई और मुख्यमंत्री कर रहा है, कोई राज्यपाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियुक्ति जो होगी वो इसका जो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति होगी वो 2 ही लोग कर सकते हैं, या तो केंद्र सरकार करेगी या फिर राष्ट्रपति करेगा। तो नियुक्ति यहाँ केंद्र सरकार मनोनीत करती है। अब बात करते हैं, ये नियुक्ति तो हो गई, अब हटेंगे कैसे? तो भाई हटना भी देख लो इनका। तो ये हटते कैसे हैं? तो या तो ये पागल या दिवालिया हो गए हों, दिवालिया मतलब डिफाल्टर घोषित कर दिया हो सरकार ने, या फिर कार्य करने में असमर्थ हो। भाई अब जब आप कार्य करने में असमर्थ हो तो आप महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य रह के क्या करोगे जब आप कार्य नहीं कर पा रहे हो। तीसरा पॉइंट ये लिखा है इसमें, कोई ऐसा इन्हें अपराध किया हो जिस अपराध के लिए इन्हें कारावास के लिए घोषणा हो गई हो कि इनको कारावास पहुंचाया जाए, जेल पहुंचाया जाए। मतलब ऐसा कोई आपने अपराध किया जिस केस में आपको जेल हो जाए, तो आप इसके अध्यक्ष सदस्य के पद से हट जाएंगे। अगला पॉइंट इसमें लिखा है कि आयोग से बिना इजाजत के लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा हो। मतलब आयोग कोई सदस्य है जो बिना आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की अनुमति के लगातार 3 अधिवेशनों में नहीं आता है तो उसको फिर हटा दिया जाएगा वहां से। अगला पॉइंट लगा है, पद का दुरुपयोग करे। पद का दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है, जिसके लिए उसको बनाया वो काम नहीं करके दूसरा कोई काम कर रहा है, गलत यूज कर रहा है पद का, तो भी उसको हटा दिया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष अभी तक कौन कौन रहे हैं।
तो मैंने पूरे अध्यक्षों की लिस्ट दे दी। मैं आपको यहाँ फिर बता दे रहा हूँ, ये सब फालतू की बातें होती हैं कि पूरे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। आप इनको पूरे मत पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ बस आप वही पढ़ दो, आपको उतने में ही काम हो जाएगा। पहली अध्यक्ष जो बनी थी उनका जो कार्यकाल रहा तो वो पूछेगा। तो जयंती पटनायक पहली अध्यक्ष थी, जो 1992 से 1995, 3 साल का कार्यकाल होता है। फिर आपसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी नहीं पूछेगा, फिर पूछेगा वो गिरिजा व्यास के बारे में, क्यों ये एक ऐसी अध्यक्ष है जो 2 बार अध्यक्ष बनी है, 2005 से 2008 तक, 2008 से 2011 तक। तो आपको 3 अध्यक्ष याद रखनी है। पहली थी जयंती पटनायक, दूसरी गिरिजा व्यास जो अध्यक्ष रही हैं वो 2 बार बनी थी, इसलिए इंपोर्टेंट है ना, 2005 से 8 तक, 8 से 11 तक। और तीसरी जो वर्तमान की अध्यक्ष उनका नाम है रेखा शर्मा, जो 2017 से अभी भी वर्तमान में हैं, लगभग 2020 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 3 साल के लिए तो बनती है ना। तो चलिए मैंने आपको अध्यक्ष बना दी, आप लोग इसकी पूरी चार्ट जरूर बना लेना, एक बार पढ़ लेना, है ना, वो आपका कर्तव्य है पढ़ना पूरा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं पूछता, वो भी जानते हैं यार, बच्चों को फेल थोड़ी करना है उन्हें, वो भी जानते हैं कि हमें सिलेक्शन चाहिए, बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो आप बता पाओ, है ना। अब इसके हम लास्ट चल रहे हैं कार्य पर, तो इसके हम कार्य देख ले रहे हैं। तो कार्य वैसे भी आप सबको समझ में आते हैं कि कार्य क्या हो सकते हैं इसके कार्य वही होंगे, मतलब क्या, महिलाओं की सुनना, महिलाओं की देखरेख करना, महिलाओं के हितों की जानकारी रखना, सरकार को महिलाओं से संबंधित सलाह देना, वही सब है। मैं फिर भी पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों की शिकायतों को सुनना एवं उनका निवारण करना, मतलब महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध हुए उनकी शिकायतों को सुनना, उनका निवारण करना। अगला पॉइंट लिखा हुआ है महिलाओं के लिए संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, मतलब जो भी संविधान के तहत या कानून के तहत उनकी सुरक्षा हो सकती है उनकी उपाय करना, उनकी समीक्षा करना। अगला पॉइंट लिखा है महिलाओं के लिए वैधानिक उपचार संबंधी उपायों को सुझाव सरकार को देना, जो भी उपाय, वैधानिक उपचार संबंधी उपाय जो होंगे वो सुझाव सरकार को देने हैं। अगला पॉइंट लिखा है इस क्षेत्र में कार्यरत सभी संगठनों को प्रोत्साहित करना, मतलब महिलाओं से संबंधित जितने भी संगठन चल रहे हों देश में, जो महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हों या महिलाओं की रक्षा कर रहे हों या महिलाओं की वृद्धि के लिए, मतलब महिलाओं के आर्थिक विकास की वृद्धि के लिए, मानसिक शैक्षणिक विकास की वृद्धि के लिए कार्य कर रहे हों, ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित करना। क्योंकि ये देखो, मेरी बात सुन लो, जितने भी ये आयोग हैं ये अपने अपने फील्ड की सर्वोच्च संस्था होती है। अगर आपसे पूछे कि महिलाओं के संबंध में सबसे ऊंची संस्था क्या है, तो आप आंसर देंगे महिला आयोग ही है, इससे बड़ी संस्था कोई नहीं है महिलाओं के काम के लिए। चलिए और देख लीजिए, अगला पॉइंट इसमें लिखा है महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देना, मतलब ऐसे कोई हित या ऐसी कोई नीतियां जो महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाली हों, उन नीतियों पर सरकार को परामर्श देना कि भाई इससे हमारी जो महिलाएं हैं उनके जो हित हैं वो प्रभावित होंगे। अगला लिखा है, मैंने आपसे कहा था कि जो महिला आयोग अधिनियम 1990 आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 आया था, उसके तहत ये आयोग की गठन, इस आयोग का गठन हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आयोग का ही गठन हुआ था, हो सकता है कुछ और चीजों का भी गठन हुआ हो। तो देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत आयोग की स्थापना के साथ साथ राष्ट्रीय महिला कोष का भी गठन का प्रावधान है, मतलब राष्ट्रीय महिला कोष भी बनाया गया था। मतलब महिलाओं के लिए एक छोटी सी खुद की उन लोगों ने एक फंड जमा करने का स्थान रखा। उन्होंने कहा ये एक महिला कोष है, इसमें पैसे जमा करो, इससे क्या होगा, बोले उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जैसे कोई महिला बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको कुछ परेशानी है, तो उसको थोड़ी बहुत मदद देके उसके उत्थान में थोड़ा बहुत मदद कर सकें हम। अब हम महिला आयोग पढ़ रहे थे तो ये राष्ट्र का पढ़ रहे थे। जितने भी आयोग हैं लगभग 99% वो केंद्र सरकार में है, तो राज्य सरकार में भी होते ही होते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी महिला आयोग है, उसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग या मध्य प्रदेश महिला आयोग भी हम बोल सकते हैं। इसका गठन हुआ था 23 मार्च 1998 को। तो आपको इतना ही याद रखना है, बाकी ज़्यादा इसका कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में वहाँ जहाँ ये 10वीं इकाई पढ़ा रहे थे उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि मध्य प्रदेश महिला आयोग भी पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन इसमें दिया गया है, 23 मार्च 1998 में इसका गठन किया जाएगा। आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पहुंचाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको सारे आयोगों में मिलेगा। और मैं आपकी इसकी ट्रिक भी बता दे रहा हूं, ये पॉइंट आपको रटना भी नहीं है। देखो मैं आपको इसकी ट्रिक क्या बता रहा हूं, हर आयोग अपनी प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट भेजता है। अब भेजता किसको है, उसी को भेजता है जिसने उसकी नियुक्ति की है। अगर राष्ट्रपति नियुक्त करता तो ये अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को भेजता और फिर राष्ट्रपति उठा के वो रिपोर्ट को संसद में पेश करती। अगर इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने भेजी तो पक्की बात मान लेना, ये अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को भेजेगा, केंद्र सरकार उठा के उसको संसद में सबके सामने समक्ष रखेगी कि भैया ये साल भर में महिला आयोग ने काम किया हुआ है। चलिए तो आज हमारा ये महिला आयोग यहाँ तक कंप्लीट होता है। आप सभी से फिर दोबारा से निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को बहुत अपनी पहुँच तक पहुँचाएँ, लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। अच्छा मैं आपसे एक बात और कह रहा था यहाँ कि ये जो अगर मध्य प्रदेश के लिए पूछता तो मध्य प्रदेश का उसमें सिलेबस में दिया होता है। देखिए हम यहाँ ये महिला आयोग की आपको बता रहे थे, तो महिला आयोग
में यहाँ मध्य प्रदेश महिला आयोग नहीं दिया है। जबकि देखो मैं आपको यहाँ एक और बता दूं, जबकि ये संघ लोक सेवा आयोग दिया, तो संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दिया गया है। मतलब यूपीएससी पढ़ना है, यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी भी पढ़ना। तो मध्य प्रदेश के लिए दिया रहेगा तो मध्य प्रदेश का पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के लिए नहीं दिया गया तो मध्य प्रदेश का नहीं पढ़ेंगे। फिर भी हमने एक लाइन पढ़ा दी, क्योंकि वो एक लाइन ऐसी है जो पूछ सकता है कभी भी कि मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन कब हुआ ना, तो आप बता पाओगे मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन कब हुआ। चलिए दोस्तों, आज